नमस्कार। नेपाल से एक खबर निकल कर आ रही है कि अब नेपाल अपने देश में ही बाइक का उत्पादन करेगा। बाइक के साथ साथ 3 व्हीलर का उत्पादन भी नेपाल में ही होगा। नेपाल के सिमरा नाम की जगह पर जगदम्बा मोटर्स ने मोटर बाइक का उत्पादन शुरू किया है। जगदम्बा मोटर्स ने सबसे पहले RTR 160 अपाचे बाइक को बनाया। हालांकि इसमें स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो विदेशों से खरीद के लाए जाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ जगदम्बा मोटर्स की तरफ से बहुत बड़ी शुरुआत है। जगदम्बा मोटर्स ने इसमें 1 अरब रुपए नेपाली करेंसी इन्वेस्ट किया है। अब आगे। नमस्कार, बात होगी कुलमान घिसिंग पर। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम कुछ मुख्य पॉइंट बताना भूल गए थे कुलमान घिसिंग के बारे में। जो मुख्य बात थी वो हम नहीं बताए थे और हमारे कुछ सब्सक्राइबरों ने कहा कि कुलमान घिसिंग के बारे में कुछ और बताइए। तो दोस्तों, मैं पिछले 20 साल से नेपाल की पूरी राजनीति को समझता हूं। मैंने अपने जीवन काल में नेपालियों को इतना चिंतित विकास के लिए नहीं देखा जितना 2020 में देख रहा हूं। यानी 2020 का प्रत्येक नेपाली एक ही चीज चाहता है, विकास और भ्रष्टाचार से मुक्ति। माओवादी जनयुद्ध के समय में बहुत सारे उद्योग नेपाल में बंद हो गए थे, फिर भी आम नेपाली उस समय इतना चिंतित नहीं था जितना कि 2020 में है। तो कह सकते हैं कि पूरे इतिहास को देखेंगे, 200 और 250 साल के पूरे इतिहास को देखेंगे, नेपाल का इतिहास, तो उसमें नेपाली आदमी इतना चिंतित विकास और भ्रष्टाचार को लेके कभी नहीं था जितना कि 2020 में है। नेपालियों को यह पता है कि माओवादी जनयुद्ध के दौरान नेपाल ने बहुत कुछ खो दिया है, इसलिए अब नेपाल का कोई भी आदमी विकास की दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहता है। इसलिए वो अपने नेताओं का चुनाव जो कर रहा है बहुत ही सोच समझकर कर रहा है। नेताओं की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो उनके अधिकारी लोग हैं, विशेष पदों पर जो लोग बैठे हैं, उनका चुनाव में भी जनता ध्यान दे रही है कि सरकार किस आदमी का चुनाव कर रही है, कहीं ये आदमी देश के लिए गलत साबित ना हो जाए। यानी जिन चुनावों पर जनता का कोई अधिकार नहीं है, वहां पर भी नेपाल की जनता पूरी बारीकी से ध्यान दे रही है कि कहीं किसी पद पर, बड़े पद पर कोई भ्रष्टाचारी या गलत आदमी ना बैठ जाए। तो मैंने 2020 में पहली बार पिछले 20 सालों से 2020 में या 2020 का जो साल है, इस साल में नेपाली लोगों को ज्यादा चिंतित देखा है विकास और भ्रष्टाचार को लेकर। तो बात शुरू करने से पहले एक बात आपको बता देते हैं जो आज समाचार आया है कल, कि अमेरिका ने 400 मिसाइलें मिनटमैन 3 रेडी फॉर अटैक के मोड में रखने के लिए अपनी सेना को आदेश दे दिए हैं। यानी 400 परमाणु मिसाइलें अमेरिका अपने गुआम द्वीप से या अन्य जहां जहां अमेरिका की नेवी बेस हैं वहां से 400 मिसाइलें वो चीन पर कभी भी फेंक सकता है। अमेरिका ने अपनी सेना को आदेश दे दिए हैं। किस चीज के आदेश दिए हैं? फेंकने के नहीं, रेडी रखने के लिए, कि कभी भी युद्ध हो सकता है तो आप सीधे 400 मिसाइलें चाइना के ऊपर फेंकें। अब उन मिसाइलों में परंपरागत जो बम होते हैं वो भी हो सकते हैं और परमाणु बम भी हो सकते हैं। तो अब आगे, कुलमान घिसिंग का जो मुद्दा बना हुआ है वो क्यों बना था? देखिए, हुआ क्या था कि कुलमान घिसिंग ने क्या किया, ये तो आपको पता होगा कि जो 18-19 घंटे की लोड सेटिंग होती थी, उस लोड सेटिंग को कम करवा दिया कुलमान घिसिंग ने और काठमांडू को लोड सेटिंग से मुक्त करवा दिया। और भी बहुत सारी सिटी हैं नेपाल में जिनको लोड सेटिंग से मुक्त करवाया कुलमान घिसिंग ने। तो कुलमान घिसिंग ने क्या किया, उनका एक तो कार्यकाल समाप्त हो गया, लेकिन उन्होंने क्या किया कुछ समय पहले कि जितने नेपाल के उद्योगपति हैं जिन्होंने बिजली का बिल जमा नहीं कराया है, उद्योगों का जो बिल बनता है वो जमा नहीं कराया, तो कुलमान घिसिंग ने सबको, उद्योगपतियों को निर्देश दिए थे कि आप बिजली का बिल जमा कराएं, अन्यथा हम फैक्ट्रियों की लाइन काट देंगे, आपकी जो कंपनी है, फैक्ट्री है, उसकी लाइन काट देंगे।
इसी बात से सारे उद्योगपति घबरा गए जिन्होंने बिल जमा नहीं किया था। वो उद्योगपति तो वो प्रधानमंत्री ओली के पास में गए कि ये जो आदेश दिया है कुलमान गिसिंग ने, इसको कुलमान गिसिंग वापस ले कि जो बिजली काट देंगे यदि बिल जमा नहीं करवाया तो। ये कहा था कुलमान गिसिंग ने। तो इस बात को लेके बहुत सारे उद्योगपति प्रधानमंत्री ओली से गुपचुप तरीके से मीटिंग किए और कहा कि कुलमान गिसिंग से ये जो आदेश है इसको वापस लेने को कहो, लेकिन कुलमान गिसिंग बिल्कुल नहीं माने। उन्होंने साफ क्लियर किया कि बिजली का बिल जमा कराना ही होगा उद्योगपतियों को, अन्यथा हम उनकी लाइन काट देंगे। इस बात से ज्यादा बवाल मचा नेपाल में। कैसे कि सारे जो जनता के बहुत सारे लोग हैं वो कुलमान गिसिंग के पक्ष में आ गए और सरकार चाहती थी उद्योगपतियों के दबाव में, सरकार चाहती थी कि कुलमान गिसिंग का समय तो अब खत्म हो ही गया है, उनका कार्यकाल जो है वो खत्म हो ही गया है, उनकी जगह पे दूसरे आदमी को रख देते हैं। और प्रधानमंत्री ओली ने फैसला भी कर लिया है कि अब कुलमान गिसिंग को एमडी के पद पर नहीं रहने दिया जाएगा। एक नाम आ रहा है मुकेश काफिले कि उनको रखा जाएगा, और भी इसमें और भी नाम हैं, लेकिन मुकेश काफिले वो भी मेन में हैं। तो कुलमान गिसिंग की जगह पे मुकेश काफिले को रखना चाहते हैं। कुलमान गिसिंग को क्यों नहीं रखना चाहते हैं उद्योगपति? अगर कुलमान गिसिंग रहेंगे तो सारा बिजली का बिल जमा कराना पड़ेगा। कुलमान गिसिंग ने प्रधानमंत्री ओली की बात नहीं मानी और प्रधानमंत्री ओली ने क्लियर कर दिया कि अब कुलमान गिसिंग नए एमडी नहीं बनेंगे। देखिए दोस्तों, उद्योगपति किसी भी देश के हों वो ये जरूर चाहते हैं कि हमारा बिल कुछ कम हो, और वो अपना आदमी चाहते हैं बिजली विभाग में, जो बड़े उद्योग वाले हैं, क्योंकि उनके आदमी बिजली विभाग में होंगे तो उनको बिजली से या कम पैसा देना पड़ेगा। बहुत सारे यूनिट जो होते हैं वो इधर उधर हो जाते हैं। भारत में ऐसे भी राज्य हैं जहां एक राज्य 100 मेगावाट लाइट का घोटाला कर देते हैं, ऐसे भी राज्य हैं भारत में। तो बिजली में घोटाले हर जगह होते हैं। तो बहुत सारे उद्योगपति ये चाहते थे कि कुलमान गिसिंग ना रहें और हमारा घोटाला बरकरार रहे, यानी हमको बिल ना देना पड़े या मिला जुला के बिल देना पड़े। इसलिए वो उद्योगपति कुलमान गिसिंग के विरोध में थे और वो ओली के पास गए, और ओली भी अब कुलमान गिसिंग को नहीं रखना चाहते हैं। हालांकि दोस्तों, नए जो एमडी आएंगे उनको भी सही काम करके देना होगा। यदि वो सही काम करके नहीं देते हैं तो जनता में बैठे बहुत सारे लोग उनकी कार्यशैली पे, उनके चरित्र पर इल्जाम लगा सकते हैं। इसलिए अब एमडी चाहे कोई भी आए उसे नेपाल हित के लिए काम करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जनता का प्रेशर, आप खुद ही सोचें कि कुलमान गिसिंग यदि चले गए तो उसके बाद कोई दूसरा एमडी बनता है और फिर लोड सेटिंग होती है, तो क्या आप लोग उसे पद पे रहने देंगे? बिल्कुल नहीं रहने देंगे। इसलिए अब एमडी के पद पे कोई भी आदमी आए उसे नेपाल हित के लिए काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी 2020 में नेपाल की जनता पूरी जागरूक हो चुकी है। वो एक एक जो बड़े अधिकारी हैं उनके कामों पर नजर बना के रखी है कि क्या ये आदमी या जो बड़े अधिकारी हैं सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, देश हित के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इस चीज पर नेपाली जनता में बैठे बहुत सारे लोग पूरी नजर बनाए हुए हैं। इसलिए अब कोई भी अधिकारी आता है, कोई भी एमडी बनता है, वो गलत नहीं कर पाएगा, भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा। इसलिए बहुत सारे नेपाली लोग, उनके कमेंटों को हम लोग पढ़ते हैं तो उनको तनाव रहता है कि कुलमान गिसिंग नहीं बनेंगे तो फिर बिजली विभाग में भ्रष्टाचार होगा, लोड सेटिंग फिर हो जाएगी। दोस्तों, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। कोई भी आदमी एमडी बनेगा उसे नेपाल हित के लिए काम करना ही होगा। अगर वो नेपाल हित के लिए काम नहीं करता है तो उसकी सीट चली जाएगी। अब युवराज खतीवाड़ा जो हैं वो इस्तीफा दे दिए। अब अर्थ मंत्री बनने की दौड़ में दो आदमी हैं, वामदेव गौतम और विष्णु पौडेल। यहां पर भी बहुत ज्यादा लफड़ा है, क्योंकि नेपाल की कुछ धाराएं, उपधाराओं के अनुसार ऐसा है कि कोई व्यक्ति यदि सांसद नहीं है तो वो मंत्री नहीं बन पाएगा। मंत्री बन पाएगा, उसको हक है मंत्री बनने का, यदि वो पार्टी का सदस्य है तो।
और इसी धारा उपधारा के जो नियम हैं, इसी के तहत कुछ और नाम आगे आ रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि नहीं मैं अर्थ मंत्री बनूंगा, इसके चलते विवाद हो गया। एक आदमी का चुनाव एक झटके में नहीं हो पाया। हालांकि अर्थ मंत्री को प्रधानमंत्री ओली ही नियुक्ति करेंगे। धन्यवाद।